नमस्कार साथियों, मैं पुखराज लखारी। जैसा कि हम पिछली क्लास में अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित विभिन्न विचारकों के विचार पढ़ चुके थे, यानी कि विभिन्न विद्वानों ने क्या विचार दिए उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम अमेरिकी वर्चस्व व प्रमुख सैन्य अभियान के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम अमेरिका ने 1991 के बाद, यानी कि सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व में कौन कौन से अभियान चलाए, कौन कौन से सैन्य अभियान चलाए और किन किन देशों में चलाए और उन अभियानों के क्या नाम हैं, इसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। आपके जो सिलेबस में दे रखा है अमेरिकी वर्चस्व, उनमें या तो आपसे विभिन्न विद्वानों के क्या विचार रहे अमेरिकी वर्चस्व के बारे में ये सवाल पूछा जा सकता है, या फिर कौन सा सैन्य अभियान किससे संबंधित है ये सवाल पूछा जा सकता है, या फिर किसी एक अभियान का नाम देंगे और फिर नीचे उससे संबंधित 2, 3, 4 कथन देंगे कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ये पूछा जा सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार के सवाल के लिए तैयार रहना है। किसी एक ऑपरेशन का नाम दे देंगे, फिर पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है या सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या फिर आपको एक तरफ ये जितने भी ऑपरेशन हैं उनके नाम दिए जाएंगे, फिर सामने देशों के नाम दिए जा सकते हैं कि ये किस देश में चलाया गया। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस देश में चलाया गया सुमेलित कीजिए, या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अमेरिकी वर्चस्व और अमेरिका के द्वारा चलाए गए प्रमुख सैन्य अभियान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये जो हाथ से लिखे हुए नोट्स मैंने तैयार किए, इसके साथ ही हम जो वर्तमान में 12वीं कक्षा में जो NCERT की बुक चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, उसके कुछ अंश को अपन देखेंगे जो इस ऑपरेशन से संबंधित हैं, उनमें क्या लिखा हुआ है। तो दोनों को साथ में मिलाकर पढ़ेंगे, जिससे कि आपको याद आसानी से हो और समझने में भी सहूलियत हो। तो पहला ऑपरेशन जो अमेरिका ने चलाया वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म ये इराक पर चलाया गया था, क्योंकि इराक ने उस समय कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। कुवैत पर आक्रमण करने के बाद में अमेरिका के नेतृत्व में ये नाटो ने एक अभियान चलाया था। नाटो और कुछ साथ में देश थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत था। ये अभियान जो चलाया है ये अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अधिकृत कर रखा था। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अधिकृत था या नहीं। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म है ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकृति दी थी कि आप इराक के ऊपर कार्रवाई कीजिए। इराक ने जो कुवैत पर आक्रमण किया है वो ठीक नहीं है, इससे मानवता को खतरा है और आप इराक पे कार्रवाई कीजिए। ये स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म, इस अभियान के प्रमुख कौन थे? अमेरिका के एक जनरल है जिनका नाम है नॉर्मन श्वार्ज़कोव। नॉर्मन श्वार्ज़कोव, इनके नेतृत्व में ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म चलाया गया। ये अभियान संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत था। अगस्त 1990 को इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करने के बाद 35 देशों की सेना ने जनवरी 1991 से फरवरी 1991 तक चले इस युद्ध में इराक को मात दी। वह कुवैत को कब्जे से मुक्त कराया। ये जो अभियान चला था ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म, ये अमेरिका के नेतृत्व में चला था और
जो इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस अभियान को स्वीकृति दी थी और 35 देशों ने मिलकर किस पे आक्रमण किया? इराक पे आक्रमण किया। और ये अभियान जनवरी 1991 से फरवरी 1991 तक चले। इस युद्ध में इराक को मात दी और कुवैत को कब्जे से मुक्त कराया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। और सद्दाम हुसैन ने इस युद्ध को क्या कहा था, किस नाम से पुकारा था? 100 जंगों की एक जंग का है। सद्दाम हुसैन ने इस युद्ध को, जो ये कार्रवाई हुई थी, इस कार्रवाई को 100 जंगों की एक जंग बताया था। किसने? सद्दाम हुसैन ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत है। अमेरिका के नेतृत्व में 35 देशों की सेना ने इराक के ऊपर कार्रवाई की थी, क्योंकि इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था। इराक के ऊपर कार्रवाई करके कुवैत को कब्जे से मुक्त कराया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है और सद्दाम हुसैन ने इसे 100 जंगों की एक जंग कहा है। अमेरिकी प्रौद्योगिकी, सैन्य दक्षता तथा स्मार्ट बमों के प्रयोग ने अमेरिकी वर्चस्व को क्या किया? कायम किया। यानी कि इस युद्ध में प्रौद्योगिकी का जमकर इस्तेमाल हुआ। जो सैन्य दक्षता थी 35 देशों की, और उसमें ज़्यादातर सैनिक अमेरिका के ही थे और अमेरिका के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा था। और स्मार्ट बमों के प्रयोगों ने अमेरिका के वर्चस्व को क्या किया? कायम किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये पहली बार कोई अभियान अमेरिका के नेतृत्व में चला था और दुनिया की एकमात्र महाशक्ति रह गई थी अमेरिका। इसलिए अमेरिका का वर्चस्व इस दुनिया में क्या हुआ? कायम हुआ। इस युद्ध को वीडियो गेम वार, कंप्यूटर युद्ध, स्मार्ट बनो तथा मीडिया कवरेज के कारण इसे वीडियो गेम वार भी कहा गया। इस युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? वीडियो गेम वार, कंप्यूटर युग, स्मार्ट बनो और मीडिया की जो व्यापक कवरेज हुई थी, इसलिए वीडियो गेम वार भी इस अभियान को कहा जाता है। तो आपसे इससे संबंधित क्या, किस युद्ध को वीडियो गेम वार कहा जाता है, कौन से अभियान को कहा जाता है, किससे संबंधित है, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे संबंधित आपको कथन दिए जा सकते हैं। तो अमेरिका को पहली बार मौका मिला सोवियत विघटन के बाद अपना वर्चस्व दिखाने का, और उसमें अमेरिका क्या हुआ? कामयाब हुआ। अब जो दूसरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट। ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट क्या है? ये ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट, ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट 1991 में अमेरिका, इंग्लैंड व फ्रांस ने उत्तरी इराक के कुर्द लोगों के लिए मानवीय हस्तक्षेप के नाम पर उत्तरी इराक को उड़ान मुक्त क्षेत्र घोषित किया करने का क्या चलाया? अभियान चलाया। ऑपरेशन जो प्रोवाइड कंफर्ट है वो किन के नेतृत्व में चला? ये चला 1991 में। किन के नेतृत्व में? अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस। और कहाँ पर चला? उत्तरी इराक, जहाँ पर कुर्द लोग रहते हैं। कुर्द एक जाति है, कुर्द लोग रहते हैं। कुर्द लोगों के लिए मानवीय हस्तक्षेप के नाम पर उत्तरी इराक को क्या घोषित किया? उड़ान मुक्त क्षेत्र घोषित किया। जो उत्तरी इराक को उड़ान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था, इसी को ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के नाम से जाना जाता है। अब जो तीसरा ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन रीस्टोर होप। ऑपरेशन रीस्टोर होप क्या है? ये कौन से वर्ष से संबंधित है? 1992 से संबंधित है। 1992 में सोमालिया में अमेरिकी और कई सहयोगी देशों द्वारा मानवीय आधार पर चलाया गया ऑपरेशन रीस्टोर होप था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने अधिकृत कर रखा था। ये जो ऑपरेशन रीस्टोर होप है सोमालिया में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि ऑपरेशन रीस्टोर होप का उद्देश्य सोमालिया में भूख से मर रहे लोगों की सहायता पहुंचाना था। जो सोमालिया में जो ज़्यादा गरीबी थी और लोग भूख से मर रहे थे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस अभियान को चलाने की स्वीकृति दी थी और इस अभियान का नाम है ऑपरेशन रीस्टोर होप। यह अमेरिका और कई सहयोगी देशों के नेतृत्व में चलाया गया, सोमालिया में चलाया गया,
1992 में चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि वहाँ पर सोमालिया में लोग गरीबी से और भूख से मर रहे थे, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत किया गया अभियान ऑपरेशन रीस्टोर होप, जो अमेरिका और उनके सहयोगियों द्वारा चलाया गया था। अब आगे ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी। एक ऑपरेशन है जिसका नाम है अपहोल्ड डेमोक्रेसी। ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी ये एक सैन्य हस्तक्षेप था। 1991 में हैती एक देश का नाम है, हैती में तख्तापलट द्वारा स्थापित सैन्य शासन को हटाकर पुनः नागरिक सरकार स्थापित करने के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व में किया गया ऑपरेशन, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा क्या किया गया था? अधिकृत किया गया था, ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी। क्योंकि 1991 में हैती में तख्तापलट हो गया था और सैन्य सत्ता वहाँ पर स्थापित हो गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक ऑपरेशन चलाने की स्वीकृति दी और ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी, यानी कि हैती में वापस लोकतंत्र की स्थापना की जाए, नागरिक सरकार को लाया जाए, तो इसलिए एक ऑपरेशन चलाया गया हैती में, ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी को। इसके बाद में अगला जो ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन डैनी फ्लाइट। ऑपरेशन डैनी फ्लाइट लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑपरेशन डैनी फ्लाइट अप्रैल 1993 से दिसंबर 1995 तक। क्या है ऑपरेशन डैनी फ्लाइट? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के प्रवर्तन के लिए अमेरिका के नेतृत्व में अप्रैल 1993 से दिसंबर 1995 तक 12 नाटो देशों द्वारा, कितने नाटो देशों द्वारा? 12 नाटो देशों द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना में नो फ्लाई जोन, यहाँ पर भी उड़ान मुक्त क्षेत्र नो फ्लाई जोन के लिए सफलतापूर्वक चलाया गया अभियान था, ऑपरेशन डैनी फ्लाइट। अप्रैल 1993 से दिसंबर 1995 तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया बोस्निया और हर्जेगोविना को। ये भी अमेरिका के नेतृत्व में चलाया गया था, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा क्या था? स्वीकृत था। तो आप इसको याद रखें। आपसे इस प्रकार के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा ऑपरेशन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत नहीं था। तो आपको इस प्रकार के जो ऑपरेशन है उनको याद रखना है कि ये जो अभियान है ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत था, आपको ये याद रखना है। अगला जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीस। इनफाइनाइट रीस जो 1998 में चलाया गया। क्यों चलाया गया? अगस्त 1998 को नैरोबी जो केन्या की राजधानी है और दार एस सलाम तंजानिया की राजधानी में अमेरिका दूतावासों पर बमबारी के जवाब में अतिवादी इस्लामी आतंकवादी संगठन अल-कायदा के अफगानिस्तान के खोस्त और सूडान के खरतौन में स्थित ठिकानों पर अगस्त 1998 में अमेरिका ने क्रूज मिसाइलों से हमले किए और ऑपरेशन इन फ्लाइट रीस कार्रवाई करते समय अमेरिका ने न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह की और न ही यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी स्वीकृति ली थी। कौन से ऑपरेशन के लिए? ऑपरेशन इनफाइनाइट रीस, यानी कि जो अगस्त 1998 में नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया में जो अमेरिका दूतावासों पर बमबारी हुई थी, इसके लिए किसको दोषी ठहराया गया? अल-कायदा को। अल-कायदा एक आतंकवादी संगठन है जो अफगानिस्तान और इसके आसपास के क्षेत्र में उस समय इसका प्रभाव था। तो अफगानिस्तान के खोस्त और सूडान के खरतौन शहर पर खरतौन में यहाँ पर इन स्थित ठिकानों पर अगस्त 1998 में अमेरिका ने क्रूज मिसाइलों से क्या किए? हमले किए। और इस ऑपरेशन के दौरान न तो अमेरिका ने किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह की थी और न ही संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या ली? अनुमति ली। सीधा ही अमेरिका ने क्या किया? कार्रवाई की। तो इससे अमेरिका का ये वर्चस्व भी दिखता है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीस।
तो इससे संबंधित आपको ये याद रखना है कि ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिस्क संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत नहीं था। आप ये याद रखोगे। किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली थी इस ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिस्क जो 1998 में चलाया गया, कौन सी जगह, जो अलकायदा के जो केंद्र थे, एक तो अफगानिस्तान के खोस्त में और एक सूडान के खरतौन में, यहाँ पर चलाया गया और ये किसी भी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्वीकृत नहीं था। अब अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन एलाइड फोर्स, मार्च 1999। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन एलाइड फोर्स, मार्च 1999। मार्च 1999 में अमेरिका नेतृत्व ने नाटो की सेना ने सर्बिया में अल्बानियाई नर जातीय समूहों की रक्षा के लिए सैन्य अभियान चलाया। सर्बिया को कोसोवो से सेना हटाने के लिए क्या किया, मजबूर किया। ये चलाया था सर्बिया। सर्बिया जो सोवियत संघ से अलग हुआ एक देश, सर्बिया जो सोवियत संघ के पास में स्थित है, यानी कि रूस के पास में स्थित है। वहाँ पर अमेरिका और नाटो की सेना के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन एलाइड फोर्स। वहाँ पर एक नर जातीय समूह रहता था जिसका नाम है अल्बानियाई जो लोग वहाँ पे रहते थे, उनकी रक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में ऑपरेशन एलाइड फोर्स मार्च 1999 में चलाया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगला जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये आतंकवाद के विरुद्ध चलाया गया सबसे बड़ा ऑपरेशन था। आतंकवाद के खिलाफ चलाया गया सबसे बड़ा ऑपरेशन था। क्यों चलाया गया था, क्या मामला था, ये अपन अभी देखते हैं। यहाँ पर अपन 12वीं की जो NCERT की बुक है उसमें से थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, इसकी भूमिका तैयार कर लेते हैं कि क्या था, क्या मामला था, क्यों चलाया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, कब चलाया गया, क्या कहा गया, दुनिया के कितने देश इसमें शामिल थे, कहाँ पर क्या किया गया, इसके बारे में अपन थोड़ी भूमिका पढ़ लेते हैं। पहले 12वीं की जो NCERT की बुक है, आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 11 दिसंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए और तीसरा विमान, कुल 4 विमान उड़ाए थे, तीसरा विमान वर्जीनिया के आलिरगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है और चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन ये पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसी का संक्षिप्त रूप 9/11 है, न कि 11/9 जैसा कि भारत में लिखा जाएगा। 11 सितंबर 2001 को अरब देशों के कुछ अपहरणकर्ता थे जिन्होंने अमेरिका के 4 विमानों को उड़ाया और अमेरिका की विभिन्न जो इमारतें थी उनसे टकराया और इसमें लगभग 3000 के आसपास लोग मारे गए। इसी हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए ये दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहाँ तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी ज़मीन पर ये अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1777 में एक देश बना, तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फ़ौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति SW बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम
जो आतंकवाद के खिलाफ चलाया गया था। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध था। ये अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफ़गानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय, जैसा कि आपको पता ही है। अब वर्तमान में वापस अफ़गानिस्तान पर शासन है वो तालिबान का ही है। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिका सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में है। कुछ बंदियों को वहाँ रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इस बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। कौन सी जेल? ग्वांतानामो बे। इसको आपको याद रखना है। इस जेल को याद रखना है कि जो अल-कायदा के और तालिबान के जितने भी अमेरिका को लगा कि ये अल-कायदा के सदस्य हो सकते हैं या फिर तालिबान के सदस्य हो सकते थे, इनको यहाँ से गिरफ्तार करके अफ़गानिस्तान से और एक क्यूबा के निकट अमेरिका नौसेना का ठिकाना है जिसका नाम है ग्वांतानामो बे, इस जेल में रखा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्वांतानामो बे क्या है? तो एक जेल है जिसमें अल-कायदा और तालिबान से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को वहाँ पर रखा गया। तो ये हमने भूमिका पढ़ ली जो 12वीं की किताब में दे रखी है। अब अपन इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे कि क्या है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, कब से कब तक चला और क्या है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। जो 9/11 का हमला हुआ था उसके तुरंत बाद 7 अक्टूबर 2001 से दिसंबर 2014 तक चला। आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध यानी कि ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के पश्चात अमेरिका ने नाटो के साथ मिलकर प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सी दिनांक को? 7 अक्टूबर 2001 को। आपको ये डेट याद रखनी है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 7 अक्टूबर 2001 को। अफ़गानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा के विरुद्ध हवाई आक्रमण किया। ताबड़तोड़ हमलों के सामने अफ़गानिस्तान से तालिबान का शासन क्या हो गया? उखड़ गया। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत कब हुई? तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2001 को। कौन सी दिनांक? 7 अक्टूबर 2001 को। यानी कि वास्तविक रूप से इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। लेकिन इसकी घोषणा जो औपचारिक रूप से कब हुई थी? वो हुई थी 11 सितंबर 2001 को। जिस दिन अमेरिका के ऊपर हमला हुआ उसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश यानी कि जो बुश जूनियर है, उन्होंने 11 सितंबर 2001 को ही औपचारिक रूप से आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध की क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तो घोषणा कब हुई और एक वास्तविक रूप में अभियान की शुरुआत कब हुई। तो घोषणा तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आतंकवादियों ने अमेरिका के ऊपर क्या किया? हमला किया। 11 सितंबर 2001 को ही औपचारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध की क्या कर दी थी? घोषणा। लेकिन ये धरातल पर वास्तविक रूप से ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 7 अक्टूबर 2001 को। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 अक्टूबर 2001 को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसकी घोषणा तो 11 सितंबर 2001 को ही हो गई थी। और ये ऑपरेशन कब ख़त्म हुआ? 13 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात? 13 वर्ष पश्चात राष्ट्रपति ओबामा ने दिसंबर 2014 इस अभियान की समाप्ति की क्या की? घोषणा की।
राष्ट्रपति ओबामा ने इस अभियान की समाप्ति की 2014 में, दिसंबर 2014 में इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी थी। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है, इसकी घोषणा कब हुई। इसकी घोषणा तो 11 सितंबर 2001 को ही आतंकवाद पर जो वैश्विक युद्ध था, इसकी घोषणा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कर दी थी। लेकिन इस ऑपरेशन जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है, उसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2001 को। ठीक है। इसके बाद में, यद्यपि इसके बाद ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल ने स्थान ले लिया, यानी कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है उसकी जगह कौन से ऑपरेशन ने इसकी जगह ले ली, ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल ने स्थान ले लिया 1 जनवरी 2015 से, जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा युद्ध व गैर युद्ध दोनों का क्या कर रहा है, संचालन कर रहा था। जो कब तक, जो अगस्त 2021 में अमेरिका के वापस लौटने के साथ ये अभियान क्या हो गया, ख़त्म हो गया। कौन सा अभियान, ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल। तो ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल ये अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा था 1 जनवरी 2015 से अफ़गानिस्तान में। यहाँ पर अमेरिका सैन्य बल है वो युद्ध और गैर युद्ध दोनों का क्या कर रहा था, संचालन कर रहा था। तो ये था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो किनके खिलाफ चलाया गया, आतंकवादियों के खिलाफ। आतंक के नाम के साथ जोड़कर इसको चलाया गया, आतंक के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। अब ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कई और देशों में भी अमेरिका ने चलाया है। तो ये क्या कहाँ चला है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम OEF के नाम से इसी कड़ी में अमेरिका ने फिलीपींस में 2002 से 2015 तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाले देशों में 2002 से अभी तक जारी है, और सारा मरुस्थल में 2007 में चलाया, और किर्गिस्तान में 2001 में भी अपने सैन्य अभियान क्या किए थे, चलाए थे। यानी कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ये तो आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया, अलकायदा के खिलाफ चलाया गया, तालिबान के खिलाफ चलाया गया। अलकायदा और तालिबान दोनों ही अफ़गानिस्तान में सक्रिय जो आतंकवादी संगठन थे वो दोनों ही सक्रिय थे, और इनके खिलाफ चलाया गया। लेकिन कुछ और देशों में भी चला, जैसे फिलीपींस में 2002 से 2015 तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाले देशों में 2002 से जारी अब तक, सारा मरुस्थल में 2007 में चलाया गया, और किर्गिस्तान में 2001 में चलाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या है। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम तालिबान और अलकायदा के विरुद्ध चलाया गया एक अभियान था, जो किन के नेतृत्व में चला, अमेरिका के नेतृत्व में चला। कब इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2001 को। 7 अक्टूबर 2001 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो आपको ये याद रखना है कि 7 अक्टूबर 2001 को इसकी क्या हुई थी, शुरुआत कौन से अभियान की, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की। तो आपको ये विशेष रूप से याद रखना है। अब एक यहाँ पर वार्ता है, कौन सी वार्ता, दोहा वार्ता। दोहा कतर की राजधानी है। तो दोहा वार्ता जो किनके मध्य हुई, अभी 2020-21 में हुई थी, अमेरिका और तालिबान के मध्य वार्ता हुई थी कि अमेरिका को यहाँ से वापस लौटना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है तालिबान जो इसके खिलाफ जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया था, उससे ये पूरी तरह से तालिबान ख़त्म नहीं हुआ और वापस क्या हो गया, सक्रिय हो गया। तो इसके बाद में अमेरिका ने उचित समझा कि हमें यहाँ से निकलना है अफ़गानिस्तान से, तो हमें निकलना है तो तालिबान से भी क्या करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। तब तालिबान और अमेरिका के मध्य दोहा जो कतर की राजधानी है वहाँ पर 2020 और 21 में वार्ता हुई, और उसके बाद में अमेरिका यहाँ पर अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान को छोड़कर वापस अमेरिकी जो फौज थी वो वापस चली गई। तो ये था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। दोहा वार्ता क्या थी ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर दे दिया है कि दोहा वार्ता क्या है। तो दोहा वार्ता अमेरिका और तालिबान के मध्य वार्ता हुई थी दोहा में, ठीक है। उसमें जो अमेरिका के द्वारा वहाँ पर बिठाई गई जो सरकार थी वो भी इसमें शामिल थी, अमेरिका और उस समय की अफ़गानिस्तान की सरकार और तालिबान। और वर्तमान में तो अफ़गानिस्तान में जो सरकार है वो तालिबान की है। तो उस समय की जो सरकार थी जब अमेरिका की सेना कहाँ पर मौजूद थी, अफ़गानिस्तान में। तो दोहा वार्ता ये थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध।
युद्ध, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और इसके विरोध में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया। अब अपन पढ़ेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो चलाया गया था 2003 में। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इससे पहले जिस प्रकार से हमने आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक युद्ध था उसके बारे में पहले हमने थोड़ी 12वीं की किताब में जो भूमिका पढ़ी थी, इसी प्रकार हम 12वीं की थोड़ी उसमें देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ वहाँ पर, थोड़ी इसकी भूमिका देख लेते हैं। क्यों चलाया गया था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, क्या कारण थे, समझ लेते हैं, और फिर देख लेंगे कि जो क्वेश्चन आएंगे आपके तथ्यात्मक रूप में वो कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इराक पर आक्रमण किसने किया? अमेरिका ने। क्या किया, कैसे किया, अमेरिका के नेतृत्व में हुआ, क्या हुआ था? इराक पर आक्रमण 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने, कौन सी मार्च को? 19 मार्च को, डेट आपको याद रखनी है। 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर क्या किया? सैन्य हमला किया। इराक पर सैन्य हमला किया कब? 19 मार्च 2003 को। अमेरिकी अगुवाई वाले कोअलिशन ऑफ विलिंग्स, इसको और किस नाम से जाना जाता है? कोअलिशन ऑफ विलिंग्स, यानी कि आकांक्षाओं के महाजोट। क्या नाम है? आकांक्षाओं के महाजोट में 40 से ज़्यादा देश क्या हुए? शामिल हुए। ये जो 19 मार्च 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की शुरुआत हुई थी, इसमें 40 से ज़्यादा देश थे, और इसको कहा गया, क्या कहा गया? ये जो अमेरिका के नेतृत्व में थे, जो आकांक्षाओं के महाजोट या महाजोड़, कोअलिशन ऑफ विलिंग्स, आकांक्षाओं के महाजोट या कोअलिशन ऑफ विलिंग्स, जिसमें 40 से ज़्यादा देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी। आपको याद रखना है, इराक पे जो हमला हुआ था इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या नहीं दी थी? अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया, दिखावे के लिए क्या कहा गया? कि सामूहिक संहार के हथियार, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकने के लिए इराक पर क्या किया गया है? हमला किया गया है। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार को क्या करना? कायम करना, क्योंकि इराक एक तेल उत्पादक देश है और अमेरिका की नज़र किस पे थी? तेल भंडार पे थी। तो इसलिए जो बाद में पता चला कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई हथियार नहीं थे। यहाँ पर ब्रिटेन ने भी एक जांच दल बनाया था और उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि अपन आगे पढ़ेंगे, कहती है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के सामूहिक नरसंहार के हथियार को बनाने की किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं थी, किसी भी प्रकार के कोई प्रमाण नहीं थे। हमने ये भूमिका पढ़ ली। अब वापस यहाँ पे पढ़ते हैं ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इसकी शुरुआत हुई थी, आपको पता ही है, 19 मार्च 2003 को। 19 मार्च 2003 को कौन से ऑपरेशन की शुरुआत हुई? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के द्वारा इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी नेतृत्व में आकांक्षाओं के महाजोड़ में 40 से ज़्यादा देश क्या हुए? शामिल हुए। कोअलिशन ऑफ विलिंग्स, यानी कि आकांक्षाओं के महाजोड़ में 40 से अधिक देश शामिल हुए। इस हमले की संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या नहीं दी थी? अनुमति नहीं दी थी। इस हमले की संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोई अनुमति नहीं दी थी। अमेरिका का मानना था, क्या मानना था अमेरिका का? अमेरिका का मानना था कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों के कोई प्रमाण नहीं मिले, फिर भी अमेरिका ने इस पे हमला किया। तो इसके ऊपर एक जांच दल बैठाया था ब्रिटेन की सरकार ने। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन द्वारा बनाए गए द इराक इंक्वायरी की रिपोर्ट, जिसे
माफ़ी चाहता हूँ, थोड़े डिस्टर्ब हो गए बीच में। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन द्वारा बनाए गए द इराक इंक्वायरी की रिपोर्ट, जिसे सिलकोट रिपोर्ट 2016 कहा गया, जिसमें किसी भी प्रकार के हथियारों की इराक में मौजूदगी नहीं मानी गई। यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने एक द इराक इंक्वायरी, एक जांच दल बनाया गया था, और उसकी रिपोर्ट, जिसे सिलकोट रिपोर्ट भी कहा जाता है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इराक में इस प्रकार के कोई हथियार नहीं थे। कौन से हथियार? सामूहिक संहार के हथियार नहीं थे। इस आक्रमण में अमेरिका ने आघात या सदमा और भय आधारित बमबारी अभियान चलाया। इस आक्रमण में अमेरिका ने आघात या सदमा भय आधारित बमबारी अभियान चलाया और ऑपरेशन रेड डॉन के तहत सद्दाम हुसैन को क्या कर लिया? पकड़ लिया। उस समय जब ये सद्दाम हुसैन के ऊपर ये आरोप लगे थे कि सद्दाम हुसैन है जो सामूहिक संहार के हथियार बना रहे हैं, और उससे क्या कि पूरे विश्व को खतरा है। सद्दाम हुसैन उस समय इराक के राष्ट्रपति थे, और ऑपरेशन जब 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया, उसके तहत चलाने के बाद में इराक पे कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद में ऑपरेशन रेड डॉन के तहत सद्दाम हुसैन को क्या कर लिया गया? पकड़ लिया गया। तो ये जो अभियान था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी थी, ये आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 19 मार्च 2003 को अमेरिका के नेतृत्व में 40 से अधिक देश शामिल थे। इनको साथ में मिलकर कहा गया आकांक्षाओं के माँजोट या माँजोड़। तो ये आपको याद रखना है। क्या थी सिलकोट रिपोर्ट? क्या कहती है सिलकोट रिपोर्ट? किससे संबंधित है? किसके द्वारा बनाई गई ये जांच दल? किसने बनाया? कब बनाया? तो ये बनाया था 2009 में, और इसकी रिपोर्ट आई थी 2016 में। और ये जो सिलकोट रिपोर्ट है, ये कहती है कि इराक में सामूहिक संहार के हथियार मौजूद नहीं थे, मौजूद होने के किसी भी प्रकार के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब है ऑपरेशन ओडिसी डॉन। एक और ऑपरेशन पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ओडिसी डॉन। ये चलाया गया था 2011 में। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1973 को लागू करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में चलाया गया सैन्य अभियान, जिसे अमेरिका ने ऑपरेशन ओडिसी डॉन कूट नाम दिया। ऑपरेशन ओडिसी नाम अमेरिका के नेतृत्व में चलाया गया था, और कौन से देश में चलाया गया था? लीबिया में। और कब चलाया गया था? 2011 में। तो ये जो ऑपरेशन है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत था। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो पढ़ा था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, और उसके बाद में हमने पढ़ा था ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट, उसके बाद में हमने पढ़ा था ऑपरेशन रीस्टोर होप, उसके बाद में हमने पढ़ा था ऑपरेशन अपहोल्ड डेमोक्रेसी, उसके बाद में हमने पढ़ा था ऑपरेशन डेनी फ्लाइट, उसके बाद में हमने पढ़ा था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, उसके बाद में हमने पढ़ा था ऑपरेशन एलाइड फोर्स, उसके बाद में हमने पढ़ा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और उसके बाद में हमने पढ़ा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और अंत में हमने पढ़ा ऑपरेशन ओडिसी डॉन। तो ये आपको 10 जो ऑपरेशन अमेरिका के नेतृत्व में चलाए गए, इससे आपको पता चलता है कि अमेरिकी वर्चस्व कितना था। तो ये दूसरा वीडियो अब पूरा होता है। इसी के साथ हमने अमेरिकी वर्चस्व पर 2 वीडियो बनाए हैं। 2 वीडियो के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि क्या था अमेरिकी वर्चस्व, विभिन्न विद्वानों के क्या विचार थे अमेरिकी वर्चस्व से संबंधित, और अमेरिकी वर्चस्व जो हकीकत में धरातल पर दिखा वो किन ऑपरेशनों के माध्यम से दिखा। कई ऑपरेशनों के लिए तो अमेरिका ने स्वीकृति ली, और कई ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने कोई स्वीकृति नहीं ली। तो इससे दिखता है कि सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया का एकमात्र जो महाशक्ति था वो कौन था? अमेरिका था। और इन्होंने विभिन्न देशों में किसी प्रकार के आरोप के द्वारा, ख़ास तौर से इराक में और अफ़गानिस्तान में, इस प्रकार के ऑपरेशन चलाए। तो आप
आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो मैंने यहाँ पे वीडियो में 2 वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िएगा। और आप क्या कि पढ़ते पढ़ते साथ में नोट्स बना लीजिएगा, जिसमें आपको रिवीजन करने में क्या हो, आसानी हो। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आज तक तो आया नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि जो क्वेश्चन आए वो ही मैं दूँ, तो वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं और इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।